प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन इन मैथमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मोशन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या लगती है? मोशन इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले तो ये टाइप ऑफ मोशन कितने होते हैं। देखो, एक तो है 1D। 1D का मतलब है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं होता, इस तरह भी हो सकता है कि आपका मोशन इस तरह भी मूवमेंट है। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। और 3D में भी हो सकता है, इस कोने से उस कोने तक सीधा जाए। तो कहने का मतलब है अगर v बराबर 2i है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब मोशन इज स्ट्रेट लाइन होना चाहिए खाली उसका लिए। और v इजिकल टू आई प्लस जे, ये भी 1D है क्योंकि इसकी स्ट्रेट लाइन पाथ है बस खाली। लेकिन ये प्लेन में है, लेकिन प्लेन में स्ट्रेट लाइन। मोशन इन प्लेन स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट मोशन इन प्लेन। और ये भी हो सकता है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये भी आपका सब 1D है। स्ट्रेट मोशन इन स्पेस। ये भी आपका 1D है, ये भी 1D है क्योंकि लिखा है स्ट्रेट मोशन इन वन प्लेन। कंडीशन डाल दी। स्ट्रेट मोशन वन प्लेन। तो ये तो एक 2D मोशन इन ए प्लेन। अब तुमको सब प्लेन तो यहां पे भी लिखा हुआ है, लेकिन ये कर्वीलिनियर है, इस तरह का या इस तरह का या इस तरह का। मोशन इन वन प्लेन कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर अगर स्ट्रेट हो गया तब तो 1D में चला जाएगा। और 3D है मोशन इन स्पेस। लेकिन इसमें ना तो वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ना ही प्लेन में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक प्लेन में ले लें, उस पाथ को अपन एक प्लेन में नहीं ले सकते। मोशन is not in straight line and not in plane। ठीक, मोशन इन नॉट इन स्ट्रेट लाइन एंड नॉट इन प्लेन। अगर है तो वो क्या है? 3D है। तो 3 टाइप के मोशन है, 1D 2D 3D। तो जनरली अपन 1D 2D तो पूरा पढ़ेंगे, 3D अपन पढ़ेंगे ज़्यादातर गैस के अंदर। अपने काइनेमेटिक्स वो आता गैस का, जब अपन मोलिक्यूल टक्कर करते हैं तब उसके अंदर अपन प्रेशर वगैरह निकालेंगे, तब 3D की बात करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अपन बात करते हैं रेस्ट बॉडी क्या होती है। पहले पोजीशन वेक्टर देखो, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पहले 2D में बात करते हैं फिर 3D बात करेंगे। कि 2 ये x है,
ये y है, कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x और y। अगर इसको ओरिजिन से मिला दें तो ओरिजिन से p पॉइंट को मिलाने वाला ये इसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा आपका xi प्लस yj OP। पोजीशन का मतलब विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन OP, या इसको अपन R से भी लिखेंगे, R से। अच्छा, ये तो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक पोलर कोऑर्डिनेट में भी R और थीटा के रूप में लिखते हैं। तो या तो OP को R तो ऐसे लिखो, या फिर दूसरा तरीका और है, इसको लिख सकते हैं R cos थीटा I प्लस R sin थीटा j कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर इन 2D प्लेन। किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाना है, ओरिजिन से मिलाने पर जो वेक्टर मिलता है वो पोजीशन वेक्टर मिलाता है। लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम पॉइंट टू ओरिजिन तो इसके दो तरीके हैं, या तो एक्स वाई फॉर्म में लिखते हैं और एक आर और थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये तो 2D में, एक 3D में और लिखते हैं। देखो, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। x1 y1 जेड, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है कोई। एक्स एक्स से ओरिजिन से नापते हैं 0 0 0, एक्स है, हाइट पे वाई है और जेड है इधर, जैसे x y और z। तो यहाँ पे पॉइंट है वो x से कितना है, ऊंचा कितना है और इससे कितना है। तो उसको लिखेंगे OP xi yj प्लस zk। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ओरिजिन से बनाना है। लाइन जॉइनिंग फ्रॉम पॉइंट टू ओरिजिन। अब इसके अंदर तो कोई ये अल्फा है सपोज, ये बीटा है और ये एंगल आपका गामा है। मतलब जो OP वेक्टर है उसका एक्स एक्स एंगल, वाई एक्स एंगल और जेड, जैसे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो एक्स एक्स एंगल, वाई से एंगल और जेड से एंगल, ये अल्फा बीटा एंगल। यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे एक्स एक्स से थीटा है तो 90 माइनस थीटा इधर से, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स से अल्फा है, उसी OP का वाई एक्सिस से और उसी OP का जेड एक्सिस से गामा। तो इसको लिखेंगे R इजिकल टू R cos अल्फा I R cos बीटा, क्योंकि एंगल है ना R और Y में ही है। cos बीटा R cos, ये इसको आप J लिख दो, R cos गामा, ठीक है। या R निकाल के cos अल्फा I cos बीटा J cos गामा की। लेकिन अल्फा बीटा गामा जो एंगल है फ्रॉम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, ये थोड़ा सा एंगल देखना, ये थीटा सिर्फ इससे नहीं है, इसमें अल्फा बीटा। हाँ, तो अल्फा बीटा एंड गामा एंगल मेक बाय एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, एंगल मेक बाय एक्स। ये पोजीशन वेक्टर हुआ। अब थोड़ा सा अपन बात करते हैं मोशन कि बॉडी मोशन को क्या मानना है, कि मोशन है नहीं है, कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन होता है नहीं होता। तो मोशन जो होता है
पोजीशन वेक्टर चेंज विद ऑब्जर्वर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कह सकते हो, चेंज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर और के बीच में पोजीशन चेंज हो रही, पोजीशन वेक्टर चेंज होना चाहिए। क्या मतलब है जिसको, देन बॉडी इन मोशन, तो बॉडी इन मोशन में जैसे ये आपका ऑब्जर्वर ऊपर है, ये पोजीशन है x1 y1 z1, और यहां पे आ गया पोजीशन, यहां पे चेंज हो गई, पहले यहां पे था फिर यहां पे आ गया। तो इस ऑब्जर्वर के विद रेस्पेक्ट टू पहले R1 था और इसी ऑब्जर्वर के विद रेस्पेक्ट टू R2 हो गया, तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो अपन कहेंगे कि ऑब्जर्वर, वो जो बॉडी है वो मूव कर रही है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन पार्टिकल इन मोशन, पार्टिकल इन मोशन। अगर पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा हो तो फिर वो मोशन में नहीं है। मतलब जो मोशन होता है वो विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होता है। जैसे ये है डायग्राम है, एक अपन ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये आपका R1 है, ये पार्टिकल यहां पर R1, और सपोज ये ओरिजिन इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे जो ऑब्जर्वर यहां था वो यहां पे आ गया, अब मैंने यहां पे पार्टिकल को नहीं लाया, लेकिन ऑब्जर्वर इस जगह से यहां पे आ गया, तो पोजीशन वेक्टर तो चेंज हो ही गया ना। तो ये भी मोशन है, ये भी मोशन है। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि गाड़ी अगर सपोज इस पे कोई ऑब्जर्वर रेस्ट बैठा हुआ है ए, और ये भी इस पे बैठा हुआ है और गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली पर ए व्यक्ति खड़ा है, दूसरा भी खड़ा, ट्रॉली यू वेलोसिटी से चल रही है, तो ये इसके विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट में दिखेगा इसको, चाहे ये चल रही है, ऑब्जेक्ट ए चल रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू बी तो ये रेस्ट में है ना, चल ही नहीं रहा, तो ये रेस्ट में है। तो कहने का मतलब है मोशन हमेशा विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकाला जाता है। बॉडी मूव कर रही है, इससे पता नहीं चलता मूव कर रही है, वो देखना पड़ता किस विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं। अगर ये ऑब्जर्वर यहां पे होता कोई, सपोज सी यहां रेस्ट है, तो अपन कहेंगे ये ए ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट, ये रेस्ट में है, इस विद रेस्पेक्ट टू सी तो मूव कर रहा है, लेकिन ये ए जो है वो विद रेस्पेक्ट टू बी रेस्ट में, क्योंकि ये गाड़ी, ये भी ट्रॉली पे बैठा हुआ, दोनों आदमी ट्रॉली पे बैठे हुए हैं। तो हमेशा ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन पार्टिकल इज मोशन। ठीक है, अगर पोजीशन वेक्टर नहीं चेंज हो रहा तो विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो फिर वो मोशन में नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए डेफिनेशन की है। अब उसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो अपन टाइम निकालेंगे कि पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ, कितने टाइम में चेंज हुआ, फिर टी का डिवाइड करेंगे, उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अपन वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, अपन सिर्फ मोशन की बात कर रहे हैं कि मोशन हो रहा है नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी टाइम का डिवाइड कर देंगे तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, वो बात है। तो अगर अपन आप इसके अंदर कुछ वेरिएबल के बारे में बात करेंगे पहले कुछ, उससे फिर बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर टॉपिक के अंदर कुछ वेरिएबल लेंगे अपन, जो अपन बात कर रहे हैं।
देखो अपन जो स्टडी करेंगे सबसे पहले तो एक तो डिस्टेंस, ये पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, थर्ड अपन पढ़ेंगे इसके अंदर स्पीड, स्पीड में भी टाइप ऑफ स्पीड भी पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक। और फोर्थ अपन इसके अंदर पढ़ेंगे अपन वेलोसिटी, और फिर टाइप ऑफ वेलोसिटी, टाइप वेलोसिटी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कैसे इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, वेलोसिटी इस तरह। और फास्ट पढ़ेंगे एक्सीलरेशन इस तरह, फिर पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इस तरह, बाकी इस तरह इस तरह। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस बताता जा रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। इसमें एक्सेलेरेशन में भी टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन पढ़ेंगे, एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या होता है, इस तरह का, ठीक। तो सबसे पहले अपन मैं साथ साथ डिफरेंस भी लिख रहा हूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो होता है एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस जो होती है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, एक्चुअल पाथ क्या मतलब है, जैसे पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा तो ये सारा कैलकुलेट करना है वहां से तक जिस जिस पाथ से गया है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल। जबकि और ये इसमें होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, जैसे ये गया तो इसको मिला दो सीधा, शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये तो एक्चुअल पाथ है कवर्ड बाय पार्टिकल, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जो भी है लिख लेना आप, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, ये आपका फर्स्ट तो अंतर हुआ। दूसरा ये आपका स्केलर है, स्केलर, जबकि ये वेक्टर है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इनिशियल टू फाइनल होती है। इसकी डायरेक्शन अगर मैं बताऊं, डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, डायरेक्ट ये बोला तो ये हो जाएगी इनिशियल टू फाइनल ज्वाइनिंग लाइन, ज्वाइनिंग ये हो जाएगी इसकी इनिशियल डायरेक्शन, इसकी इनिशियल टू फाइनल ज्वाइनिंग लाइन होगी। तीसरा जो डिफरेंस है इसके अंदर, ये डिपेंड ऑन पाथ, अपॉन पाथ। क्या मतलब है कि अगर जैसे आप यहां से यहां तक गए, ए से बी, यहां से यहां तक भी जा सकते हो और यहां से यहां तक भी जा सकते हो, तो इस पाथ से गए या इस पाथ से गए या इस पाथ से गए, तो ये डिस्टेंस सारी अलग अलग है। ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है। तो आपका D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, ये डिपेंड अपॉन पाथ। इसमें
ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक। ये इट डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या, जैसे ये आपका यूँ गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, तो ये आपका इसका ये हो जाएगा, ये वाला। इस केस में डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है लास्ट में, तो इसके अंदर ये जो डी है, ये फर्स्ट वाला ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो S1 इजिकल टू S2 इजिकल टू S3 इक्वल टू डी, ये लिखना है। ये S1 S2 सबको डी के इक्वल लिखना है। ए से बी तक जाए तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। ये चौथा है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो ये टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो सकता, ये ऑलवेज पॉजिटिव। इफ बॉडी इज मूविंग इट ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होगा। इफ बॉडी इज मूविंग इट ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव भी नहीं होगा, और ये इस केस में डिक्रीज भी हो सकता है। अगर बॉडी बूम कर रही है, सपोज ये यहां तक गया फिर यहां तक आया, तो पहले अगर यहां तक है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और यहां तक आएगा तो ये होगा, और सपोज ये यहां से यहां तक आ गया तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और यहां से यहां तक आ गया तो नेगेटिव हो गया। भाई इस केस में यहां से गया यहां तक आया, इसे इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया, डी लिख देते हैं इसको, डी पॉजिटिव। और इस जगह आके इधर ही आ गया लौट के, तो डी जीरो हो गया, मूव कर रहा है। और इससे जाके वापिस इधर लौट गया तो एक तरफ का उधर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, वेक्टर है ना, तो डी नेगेटिव होगा। और टाइम के साथ बड़ी, जैसे आपको बढ़ रहा है तो ये कट भी सकता है, तो ये तो दोनों चीज हो गई। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। नेगेटिव जीरो हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगा, इट डज नॉट डिक्रीज विद टाइम, तो ऐड ही होगा, क्योंकि अगर ये लौट के भी आएगा ना, तो अगर ये सपोज ये लौट के आता है तो यहां जाने के बाद 10 और 5 15 हो जाएगा, जाएगा फिर लौट के आएगा तो जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इट डज नॉट डिक्रीज विद टाइम, और इट मे बी डिक्रीज विद टाइम। ये तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस भी लिख दिया मैंने। अब इसको कुछ एग्जाम्पल भी लूंगा मैं, लेकिन इससे पहले एक चीज और बता देता हूं। एक नोट करना, इफ पार्टिकल या बॉडी लिख दो, बट इफ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट path, straight line, without
चेंज डायरेक्शन। क्या है? ए बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं हो, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस इक्वल होगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अगर सीधा सीधा जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही है, नहीं अदरवाइज एल्स हमेशा डिस्टेंस ग्रेटर देन ये तो, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो फिर डिस्टेंस अलग हो जाएगी, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ अपन ने डिफरेंस बता दिया। पॉजिटिव नेगेटिव ये डिपेंड करता है कि आपने अज्यूम किसको माना, ओरिजिन किससे लिया है, कि आप जहाँ से चल रहे हो किसको ओरिजिन लेके, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसको आप पॉजिटिव ले रहे हो किधर नेगेटिव ले रहे हो, तो उस हिसाब से अपन को पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लो ये सर्किल है, ए से बी तक जाने के 4 पाथ हैं। 1/4 क्वाड्रेंट है, स्ट्रेट डायगोनल है, फिर ये 90 डिग्री पर सेंटर है ये, और फिर ये। तो चारों केस में डिस्टेंस अलग अलग है। फर्स्ट ये D1 ले लेते हैं, ये D2, ये D3 या D4। तो D1 आपका आएगा 2πr/4, क्वाड्रेंट 1/4 क्वाड्रेंट है। D2 हो जाएगा r² + r² का रूट, और D3 हो जाएगा r + r, और D4 हो जाएगा 3/4 2πr। ये 1/4 था इसका, ये 3/4 है। तो ए से बी तक जाने पाथ पे डिपेंड कर, ये सब डिस्टेंस है। तो D1 D3 तो डिपेंड ऑन पाथ। लेकिन अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसको अपन डिस्प्लेसमेंट सबका बराबर है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है ना, तो ये D4 हटा दो, फिर वो मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम। और क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, मिनिमम डिस्टेंस ही हो जाएगी r√2। तो वो डिस्टेंस तो अलग अलग होगी, ये है डिस्टेंस दूरी, और ये विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये आपका ये हो, तो D1 πr, D2 2r। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो D1 D2 और ये हो जाएगा कितना, इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा 2r। और बात करें, अगर एक सर्किल में एक पार्टिकल ए से बी तक यहाँ से चला, एक चक्कर लगा के यहाँ तक है 1.5, मतलब 3/2 राउंड, रोटेशन करा है, 3/2 रोटेशन। ठीक है, 3/2 रोटेशन बाद क्या होगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर अगर 3/2 रोटेशन करेगा
तो ए से पहले ए यहाँ तक आएगा, फिर बी आएगा यहाँ तक, तो आएगा 2 पाई आर प्लस पाई आर 3 पाई आर। ये तो हो गई डिस्टेंस, डिस्टेंस 3/2 रोटेशन अगर होते हैं तो डिस्टेंस तो हो जाएगी इतनी। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल फाइनल पोजीशन देखनी खाली, तो डिस्प्लेसमेंट होगा पाई आर। और 2 रोटेशन में अगर करता है तो, अगर छोटा 2 रोटेशन है तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 2 पाई आर 4 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट जीरो। 2 रोटेशन, आफ्टर 2 रोटेशन क्या तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या डिस्टेंस होगा, ये होगा। एक है, सपोज ये आपका एक सर्किल है, पहिया व्हील, और ये रोल कर रहा है, रोटेट होता हुआ, ये पी पॉइंट है और ये हाफ रोटेशन करता है। वो हाफ रोटेशन के बाद यहाँ आ जाता है ये, और ये पी पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी व्हेन व्हील रोटेट रिवॉल्व हाफ साइकिल, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी, ये पी पॉइंट, इफ व्हील रोटेट रोलिंग हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन रोलिंग कर रहा हूं, हाफ चक्कर कह सकते हैं। ये मतलब ये इस तरह है, ये पूरा रोटेट होके आ रहा है, ये जाके जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, अपनी जगह नहीं कर रहा, रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन में क्या होता है, बॉडी मूव भी करती है और आगे भी चलती है, जैसे पहिया होता है ना अपना आगे जाता है इस तरह। तो ये हाफ रोटेशन करेगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगी पाई आर, क्योंकि जब एक चक्कर पूरा कर लेता है ना पहिया, जैसे ये पॉइंट पूरा एक रोटेट कर लेता है ये पॉइंट, तो ये 2 पाई आर आगे आ जाता है, ये पॉइंट पूरा 2 पाई आर आगे सर जाता है अगर ये रोटेशन में, तो ये पॉइंट पूरा। लेकिन अपन को तो हाफ बताना है, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी इफ व्हील रोलिंग हाफ चक्कर, तो ये आपका 2r हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दूरी निकालनी है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस क्या है इसका अंदर थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, वो अपन बताएंगे आगे जगह। डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग होता है, डिस्टेंस इक्वल टू इस तरह निकलता है VDT, वो अपन तुम्हें इंटीग्रेशन में बता देंगे आगे जाके, अभी नहीं बताएंगे। स्पीड इनटू टाइम ऐसे निकलता है। लेकिन अपन तो डिस्प्लेसमेंट निकालता है, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल फाइनल होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पाई आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, डिस्प्लेसमेंट। आर कॉमन ले लेते हैं, पाई स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इट डिड नॉट डिपेंड पाथ, और डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती है, किस पाथ से जा रहा है, वो पूरा पाथ ट्रेस होता है। इसके इसमें पाथ थोड़ा सा अलग से होगा, मैं बता दूंगा आगे तक, ये अपन बताएंगे, ये आएगा यहाँ पे आएगा, इस तरह आएगा, तो ये पाथ ऐसे कवर करेगा, यूँ जाके यूँ आएगा, ये इस तरह तय करेगा, ये इसको बोलते हैं साइक्लॉइड पाथ,
इस तरह पाथ करता है पी पॉइंट, जैसे जैसे पहिया होता है ना वो यहाँ पे इस तरह करता करता यहाँ तक आता है, फिर ये पूरा यहाँ जाता है रोटेशन, पूरा साइकिल करते हैं, पूरे रोटेट के अंदर फ्री। अब अपन थोड़ा सा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट है टर्म इन पोजीशन वेक्टर। क्या आपका ये पोजीशन वेक्टर से दूसरे पोजीशन वेक्टर अगर चेंज हो रहा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ये सपोज x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट थे, पोजीशन वेक्टर r1 और फिर पोजीशन वेक्टर r2 हो गया, x2 y2 z2। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर हुआ r1 x1i प्लस y1j प्लस z1k, और फाइनल ये डिस्प्लेसमेंट d हुआ r2 हो रहा है फाइनल x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये r1 वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसमें ऐड करें तो r2 आ जाता है। भाई इनिशियल पोजीशन ये है, इसमें डिस्प्लेसमेंट इतना करा, r2 पे चले गए, तो d इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ठीक। इस केस में अगर इसकी वैल्यू रखोगे तो आएगा x2 माइनस x1 i कैप, या इसको मैं एक बार रख देता हूँ चाहता हूँ, x2i प्लस y2j प्लस z2k x1i प्लस y1j प्लस z1k, या x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j z2 माइनस z1k, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा आपका मैग्नीट्यूड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट, ये मैग्नीट्यूड है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। इनिशियल फाइनल को सीधा मिला दिया, वो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। और डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू पीवी लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म, टू फाइनल पीवी। इस इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल मिला दो, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन इस पे भी। ये क्वेश्चन है कि इनिशियल पोजीशन है 3 2 माइनस 1 ये, और बाद में फाइनल है, ये इनिशियल है पोजीशन पर, और उसके बाद आ गया 2
-1 और 2, ये 3, ये फाइनल है। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है कि P से Q तक गया, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट ये हैं 3, 2, -1 और Q के कोऑर्डिनेट -3, -1, 1 है। तो आपको ये निकालना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड निकाल। तो R1 क्या होगा, देखो R1 होगा 3i + 2j - k, 1 है ना इसको। R2 होगा 3i - j + 2k, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा d, वो होगा R2 - R1 = 3 - 3i j R2 - 1 - 2 3 से एक बार इसको लिख देते हैं पूरा, थोड़ा सा मेरे को 3i - j + 2k ऐसा लिख देते हैं एक बार थोड़ा सा और। 3i - 2j - k। अब देखो i से i कॉमन निकालो, 3 से 3 हो जाएगा, j -1 -2, तो ये -2j आ रहा है और ये -j आ रहा है, माइनस कॉमन कर दिया। k का 2 - -k, तो ये हो गया 0i, ये हो गया -3j और ये हो गया 3k। और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा -3 का स्क्वायर, ये आएगा 3√2 आंसर। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, फाइनल पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। क्या डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस जब तक अपन नहीं बता सकते, जब तक वो पाथ किस पाथ से गया, पाथ नहीं बताओगे तो अपन डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो डिपेंड ऑन पाथ। ठीक, देखो A man goes initial 50 meter north direction, after that he go 40 meter east direction. A man goes initially 50 meter north direction. After that he go 40 meter east direction, and last he go 20 meter साउथ डायरेक्शन। तो आपको निकालना है व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट
कवर्ड बाय मैन। एंड डायरेक्शन भी बतानी है, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन? कवर्ड बाय कवर्ड बाय। देखो सबसे पहले आपका 50 मीटर ही हो गया, आफ्टर दैट 40 मीटर इस डायरेक्शन, फिर एंड ही गो लास्ट ही गो 20 मीटर साउथ डायरेक्शन। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो S1 है इनिशियली, अगर अपन इसको J मान लें और इसको I मान लें तो ये होगा 50J S1, S2 हो जाएगा 40I और S3 हो जाएगा। इस सब वेक्टर को आप ओरिजिन पे शिफ्ट कर सकते हो। ये वेक्टर में खास बात है, आप इधर ओरिजिन से शिफ्ट करके देख लो, इधर इसको ऐसे को यहाँ पे रख सकते हो आप, ठीक। जैसे इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, तो S3 हो जाएगा -20J। क्यों? साउथ डायरेक्शन है ना। हाँ भाई, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया सबको, तो टोटल S जो हुआ 50J। अच्छा डिस्टेंस तो वैसे निकालो, डिस्टेंस तो क्या, डिस्टेंस पूछिए ना, तो डिस्टेंस तो ऐड कर लो सीधा। डिस्टेंस तो होगी 50 + 40 + 20, तो डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट में 50J + 40I - 20J, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, ये हो गया आपका 30J + 40I, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो 30 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 900 + 1650, तो 2500 आएगा, 25-50 मीटर। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो पहले तो S1 S2 का S3 दिखा दो, इस फाइनल को वेक्टर फॉर्म में दिखा दो, ये फाइनल हो, इनिशियल हो, फाइनल हो, डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये है 30 और ये 40, इसको मिलाओ, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। इस वेक्टर को ओरिजिन से मिला दो, ये हो गया डायरेक्शन। तो ये आपका है थीटा, तो tan θ = 40I 30J, क्योंकि 30 है ना J, अपॉन 40I 37 डिग्री। ये 37 की वैल्यू है, 43 की वैल्यू होती है, ये मैं थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसकी 37 की वैल्यू होती है। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ठीक है।